नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे आज पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मौलिक अधिकार। आप सभी के क्या क्या अधिकार है, आपको इस भारत के संविधान द्वारा क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए, उन सब की बात करेंगे। और इन अधिकारों में हम बात करेंगे, जितने भी विवाद हुए हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण वो सारी बातें करेंगे। अब तक आपने जितना पढ़ा, मौलिक अधिकारों में जितना भी आपने पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ नई चीज़ देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसकी हम बात करेंगे। मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्यों आए, अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे हम इस टॉपिक में। तो अब मैं आपके सामने दो शब्द आते हैं अपने, मौलिक या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार कह दो, मूल अधिकार कह दो, या फंडामेंटल राइट कह दो, FR। मौलिक अधिकार, देखो दो शब्द हैं, मौलिक एक है अधिकार, यानी वे अधिकार जिनकी जरूरत है आपको, वो है आपके मौलिक अधिकार। शिक्षा, रोजगार, ये जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी जिनके बिना आप रह नहीं सकते, आपकी जो बेसिक हैं, बेसिक जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो होते हैं आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कैसे आए, कैसे संविधान में शामिल किया गया, भारत संविधान में कौन से भाग में, कहाँ, सारी बात करेंगे हम इसकी। पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अधिकार। अधिकार क्या होता है, यानी कि अधिकार क्या होते हैं, उनकी हम बात करें। तो अधिकारों की मैं बात करूं तो सबसे पहले अधिकार वे चीज़ होते हैं जो आप किसी को देते हो और उनके बदले आपको कुछ मिलता है, उन्हें हम अधिकार कहते हैं। अब यहां बात करेंगे अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मैं मौलिक की नहीं बात कर रहा, मौलिक की बात नहीं कर रहा, केवल मैं बात कर रहा हूं किसकी, अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। अभी मौलिक की बात नहीं कर रहे हैं, मौलिक अधिकार हमारे को पढ़ना है, क्योंकि संविधान में हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट। लेकिन अभी हम राइट की बात कर रहे हैं। और राइट कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ राइट, यानी कितनी टाइप्स होती हैं राइट की, वो देखें तो 4 प्रकार की राइट होती हैं, आपकी अधिकार होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक अधिकार, दूसरा होता है आपका मानव अधिकार, और तीसरा होता है आपका कानूनी अधिकार, और चौथा होता है आपका मूल अधिकार। एक, 2, 3 और 4। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हमारे को पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार। अब क्या क्या इनमें अंतर है वो देखें। देखो सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक अधिकारों की, तो ये प्राकृतिक जो अधिकार हैं ये आपको प्रकृति ने दिया है। प्राकृतिक जो अधिकार हैं मैं आपको यहां इधर लिख देता हूं। यानी कि अधिकार यहां से लिखते हैं। पहला जो अधिकार है वो कौन सा है, प्राकृतिक अधिकार।
यानी ऐसे अधिकार जो प्रकृति द्वारा आपको मिले हुए हैं, जिनको आपको प्रकृति देती है, उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और ये प्राकृतिक अधिकार मानव प्लस पशु दोनों को प्राप्त होते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों को प्राप्त होते हैं ये अधिकार। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति देती है और ये मानव और पशु दोनों को प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे अधिकार जो आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और इन प्राकृतिक अधिकारों का जो जनक माना गया है, जो इनका प्रतिपादक है, वो जॉन लॉक है, जिनको आप उदारवाद का जनक के रूप में भी जानते हैं, जॉन लॉक। मैं आपको पढ़ा चुका हूं उदारवाद, समाजवाद, जो आपका मार्क्सवाद, ये थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। तो जॉन लॉक को हम उदारवाद का जनक भी मानते हैं और प्राकृतिक अधिकारों का जनक भी माना जाता है। अब प्राकृतिक अधिकार कौन से होते हैं? जैसे देखना, सुनना, बोलना, ये आपके प्राकृतिक अधिकार हैं। इन पर किसी देश के शासन का कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको कोई देश ये नहीं कह सकता, भारत ये नहीं कह सकता आप देख नहीं सकते, पाकिस्तान ये नहीं कह सकता आप नहीं देख सकते। अरे देखना आपको प्रकृति ने आंखें दी हैं देखने के लिए, तो ये प्राकृतिक अधिकार है। बोलना, सुनना, देखना, ये क्या है? आपके प्राकृतिक अधिकार है। कोई काम करना, ये आपके प्राकृतिक अधिकार है। जिस इस पेन को पकड़ना, ये प्राकृतिक अधिकार है। भाई आती है पकड़ने के लिए। ये प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार जो प्रकृति हमारे को देती है। दूसरे अधिकारों की मैं बात करूं, दूसरे अधिकार हैं मानव अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार सार्वभौमिक हैं, तो मानव अधिकार भी सार्वभौमिक है। पूरे विश्व के पूरे नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ये किसी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते। और मानव अधिकार भी किसी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो यूएनओ के चार्टर में हमारे को दिया गया है, केवल मानवों को। ये मानव और पशु दोनों को है, ये केवल मानवों के लिए है। अब सीरिया देश का संविधान उनके नागरिकों को कुछ अलग देता है, भारत का संविधान भारत के नागरिकों को अधिकार अलग देता है, अमेरिका का संविधान अमेरिका के नागरिकों को अलग देता है, और अन्य जैसे हर देश का संविधान अलग अलग अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, वैसे ही पूरे विश्व के नागरिक मानवों को यूएनओ ने एक कुछ अधिकार दिए हैं। तो ये अधिकार हमारे को दिया किसने है? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। और उसने दिया था 10 दिसंबर 1948 को। उन्होंने एक चार्टर बनाया, यूएनओ का द्वारा बनाया गया एक चार्टर है, जिस चार्टर में प्रस्तावना है और 30 अनुच्छेद हैं। यानी मानव अधिकारों के लिए यूएनओ ने कोशिश की, जो पूरे विश्व के मानवों को देना चाहता था, मानव कल्याण के लिए उन्होंने एक कुछ अधिकार बनाए। जो आप सुनते हो ना, कभी कई बार होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये से बहुत बार पढ़ते हैं, एस्पा कानून के क्षेत्र में होता है। तो ये मानव अधिकार है। और यूएनओ ने दिया 10 दिसंबर 1948 को चार्टर बनाया था। इसी कारण 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिवस कौन सा मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसमें यूएनओ ने प्रस्तावना प्लस 30 अनुच्छेद बनाए थे। उसमें एक चार्टर बनाया, उसमें प्रस्तावना भी थी और 30 अनुच्छेद थे जो मानव अधिकारों की बात करते। और इन्हीं से इंस्पायर होकर हमारे भी 1993 में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया था, और राज्यों में भी बनाया गया। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो मार्च 2000 में राजस्थान में भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया गया। मैं कभी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा मानवाधिकार आयोग, हम पढ़ेंगे वहाँ पे मानवाधिकारों का, बताऊंगा पहला मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन अध्यक्ष बनता है, कितने सदस्य होते हैं, क्या काम होता है इनका, सारी बातें करेंगे। तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे। अभी केवल आपको इतना थोड़ा बहुत समझना है कि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने घोषणा की थी मानव अधिकारों की, और उसमें प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद थे। इतना ज़्यादा याद भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, ये याद होना चाहिए कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है।
अगला अधिकारों की मैं बात करूं, तीसरा अधिकार है कानूनी अधिकार, लीगल राइट। ये वो अधिकार होते हैं जो मौलिक अधिकारों से नीचे स्तर के होते हैं। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार दोनों अलग अलग होते हैं। जो लीगल राइट होते हैं ये मूल अधिकारों के नीचे होते हैं। और ये कानूनी अधिकार जिस देश में हम रहते हैं उस देश के नागरिकों को, व्यक्तियों को कानून व्यवस्था के अनुरूप कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें हम कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे इसका एक बढ़िया उदाहरण है संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, उसकी बात करते हैं। ये कानून व्यवस्था के तहत प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? कानून व्यवस्था के तहत। जैसे मान लो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपकी ज़मीन पे किसी ने अतिक्रमण कर लिया, तो आप एक कानून व्यवस्था फॉलो करते हैं, नियम कायदे फॉलो करते हैं। आप पहले पुलिस स्टेशन जाओगे, FIR दर्ज कराओगे, फिर आप न्यायालय में जाओगे, उसके आधार पे वहाँ पे केस चलेगा, सुनवाई होगी। ऐसे करते करते नीचे के न्यायालय से ऊपर, ऊपर के न्यायालय से ऊपर, ऐसे जाते हैं। सेशन कोर्ट से जिला कोर्ट, ये जो बात करते हैं DJ ADJ से ऊपर, मतलब ADJ DJ, फिर उससे ऊपर हम बात करते हैं हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो हम एक कानून व्यवस्था फॉलो करते हैं, वो कानूनी अधिकार। अब ये थोड़ी है आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया और आप सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं होता है। कानून व्यवस्था फॉलो करनी पड़ती है हमारे को। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो एक कानून व्यवस्था के तहत हमारे को प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कानूनी अधिकार। मेन डिफरेंस क्या है? देखो, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों में मुख्य अंतर ये है कि कानूनी अधिकारों में हमारी संसद या कार्यपालिका जो कमी करती है या जो बढ़ाती है, जो चेंज करती है, परिवर्तन करती है, संशोधन करती है, वो साधारण विधि से करती है। जबकि मौलिक अधिकारों में जो परिवर्तन होगा, संशोधन होगा, वो एक संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। तो दोनों में ये अंतर होता है। और चौथा जो अधिकार होता है उन्हें कहते हैं मूल अधिकार। और ये मूल जो अधिकार है, ये मूल अधिकार हमारे को देता है संविधान। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, उस देश का संविधान हमारे को कुछ अधिकार देता है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी, वो राइट है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करता है, जिनकी हमारे को सख्त ज़रूरत होती है, वो होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। और पढ़ना है हमारे को मौलिक अधिकार। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि 4 अधिकार होते हैं हमारे: प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार। मूल अधिकार हम पढ़ेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त होता है, कैसे होता है, क्या होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो मैं बात करूँ, सबसे जो लंबा चौड़ा विस्तृत रूप में हमारे को जो अधिकार दिए, वो भारत को ही दिए। भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति देती है, मानव और पशु दोनों को प्राप्त होते हैं। इसका जनक जॉन लॉक है। देखना, सुनना, बोलना, ये आपके प्राकृतिक अधिकार होते हैं। मानव अधिकार यूएनओ ने दिया है। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को दिया था, जिसमें प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद हैं। इसलिए 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कानूनी अधिकार कानून व्यवस्था के तहत प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार संविधान हमारे को देता है, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ का संविधान देता है। तो हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। यहाँ तक मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप एक बार क्लास दोबारा से देखें। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों आगे हम बात करें, अगला जो हम बात करेंगे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। हमारा जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। कौन से भाग में है? भाग 3 में है। और ये है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। क्योंकि हम भाग 1 भी बात कर चुके हैं, भाग 2 भी बात कर चुके हैं। नागरिकता मेरे हिसाब से भाग 2 में मैंने आपको पढ़ाया, अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में मैंने बात की थी। भाग हमारी नागरिकता के 3 क्लास आई है हमारी। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपकी कोई भी
क्वेश्चन नागरिकता से गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार भारत के संविधान में आए कैसे, उसकी बात करते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शामिल कैसे किया गया, क्यों किया गया, कारण क्या था। तो थोड़ा सा इसके इतिहास की बात करते हैं। मैं बात करूं इतिहास की। मूल अधिकार, हम जिस देश में हम रहते हैं, हमने इस देश में सरकार बनाई, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था राज्य के 4 तत्व होते हैं। बार बार आपको बता चुका हूं, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में ये बहुत बार कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। जनसंख्या होती है, क्षेत्रफल होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। तो जो हम सरकार बनाते हैं वो सरकार हमारे ऊपर राज करती है, हमारी शासन व्यवस्था संचालित करती है। तो हमने उसको चुन के भेजा, तो वो सरकार, वो जो देश जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है वो भी तो हमारे को कुछ देवे। तो इस भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों के लिए, भारत के व्यक्तियों के लिए अधिकार दिए हैं, जिन्हें कहते हैं मूल अधिकार। क्या कहते हैं उन्हें? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। अब मैं बात करूं इनके इतिहास की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1215 की बात करूं। 1215 में ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन। उन्होंने, राजा का नाम था जॉन। उन्होंने वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, एक लिखित दस्तावेज दिया। अधिकारों का क्या दिया इन्होंने एक लिखित दस्तावेज दिया, लिखित दस्तावेज, जिसे नाम दिया गया क्या? मैग्ना कार्टा। देखो, मैग्ना कार्टा 2 शब्दों से बना है, एक मैग्ना और एक कार्टा। मैग्ना का अर्थ होता है ग्रेट यानी महान, कार्टा का अर्थ होता है चार्टर यानी अधिकार पत्र, महान अधिकार पत्र। देखो, हम पहले, ये हमारा डेमोक्रेसी बाद में आया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले लोग मानते थे कि राजा एक देवीय शक्ति होती है, देवता, मतलब ये तो भगवान का भेजा हुआ दूत होता है, ये सामान्य आदमी नहीं होता। इसलिए जो राजा जो कहता था वो सब कुछ मानते थे। राजा ने कहा लड़ाई करनी है, जनता लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती थी। राजा ये कहता ये करना, राजा बोलते वो करना, यानी वो जनता के ऊपर शासन करता था और जनता राजा का सब कुछ कहना मानती, न्याय भी राजा ही देता था। तो ब्रिटेन के नागरिक एकत्रित हुए और उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, आप हमसे बहुत कुछ लेते हो, आपके कहने पर हम सब कुछ करते हैं, तो कुछ हमारे ऊपर तो आपका पूरा अधिकार है, क्या हमारा भी आपके ऊपर कुछ अधिकार है क्या? तो वहाँ के राजा ने उन नागरिकों को कहा कि बिल्कुल आपका भी अधिकार है, और उन्होंने 1215 में एक लिखित दस्तावेज दिया कि आप चलो वैसे नहीं मानते हो तो मैं आपको लिखित में एक देता हूँ दस्तावेज। और उस लिखित दस्तावेज का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हमारे इस भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बताऊं। अभी एक बार इधर ध्यान देवें, क्या नाम दिया उसे? मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना का अर्थ होता है महान, कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, यानी एक महान अधिकार पत्र नाम दिया। फिर मैं बात करूं, देखो 1787 में अमेरिका में संविधान सभा गठित हो चुकी थी, और उस संविधान सभा ने इन मौलिक अधिकारों के, वहाँ के नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की बात की जो कि उनको मिले 1791 में, शामिल 1791 में किया गया था। देखो शामिल कब किया गया था? 1791 में। बहुत सी किताबें 1789 बताती हैं, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि 1789 में इनका संविधान बन गया था, तो वहाँ पे भी इनकी बात की गई थी। लेकिन जो बात इनको मौलिक अधिकारों को जो शामिल किया गया था वो 1791 में किया गया था।
और अमेरिका के संविधान में पहली बार मौलिक अधिकार शामिल किए थे। देखो यहाँ ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है लिखित में, वो अलिखित संविधान है, ये केवल लिखित दस्तावेज था, जबकि अमेरिका ने तो आपके खुद के संविधान में लिखा था, बाकायदा लिखित में अमेरिका का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार को शामिल किया था, और उनको शामिल किया था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के नाम से शामिल किया गया था। किसके नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया था। अब भी आगे हम बात करेंगे कि भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए, और मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं, लिए यहाँ से, नाम इसका दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो बात आगे करेंगे, पहले अभी समझो आप। फिर मैं बात करूं फ्रांस की। फ्रांस ने भी 1789 में वहां के नागरिकों को अधिकार दिए, और उन अधिकारों का नाम रखा गया मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, वहाँ पे मानव और नागरिकों को जो उन्होंने कुछ अधिकार दिए, उन अधिकारों का घोषणा पत्र नाम दिया 1789। इस तरह विश्व में मौलिक अधिकार शामिल किए गए, अलग अलग देशों ने अलग अलग टाइम पे किया, तो भारत ने भी इनको शामिल किया। कैसे किया, इनकी मांग कैसे उठी थी भारत में भी, वो भी हम बात करेंगे। पहले यहाँ तीनों को समझ चुके होंगे। ब्रिटेन ने 1215 में दिया, अमेरिका ने 1787 से 1791 के बीच में दिया, और फ्रांस ने 1789 में दिया। ब्रिटेन का जो अधिकार थे उनका नाम मैग्ना कार्टा है, अमेरिका के अधिकारों का नाम बिल ऑफ राइट्स है, फ्रांस के अधिकारों का नाम मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र नाम है। देखो दोस्तों, तीनों अलग अलग हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, कहीं ज़्यादा हो रहा हो, अगर ऐसा लगता है तो एक बार ही तो पढ़ना है यार, एक बार देख लो, आगे और भी एग्ज़ाम देनी है। हमारे साथ बहुत से कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो अलग अलग भर्तियों की अलग अलग तैयारी करते हैं, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा चला जाए, लेकिन फिर भी जानकारी होना ज़रूरी है, और ख़ासकर मौलिक अधिकारों की जानकारी होना आपको ज़रूरी होता है। अगर आपको आपके अधिकारों का पता नहीं होगा तो आपके ऊपर एक अयोग्य शासक शासन करेगा। ये किसी ने कहा था, याद नहीं मेरे को वैसे, लेकिन ये बात कही गई थी कि अगर आपको आपके अधिकार पता नहीं है तो आपके ऊपर ऐसे ही कोई ना कोई अयोग्य शासक शासन करेगा। इसलिए अधिकारों का पता होना जरूरी होता है कि आपके क्या क्या राइट है, और उनका भी डिटेल में पता होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अधिकार तो पता है लेकिन उन पे जो रोक है, रोक पता नहीं। मेरे को कह दो बोलने की स्वतंत्रता है, कल को किसी को गाली निकालो, ऐसा नहीं होगा। अधिकार तब तक है आपकी मान्य जब तक सामने वाले के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। अधिकार उसके भी हैं, आपके नहीं है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ के फिर आपका काम में लेना है अधिकारों को। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर भारत की हम बात करें, भारत में कैसे क्या हुआ। चलो हम भारत की बात करें। भारत के संविधान में इनको कब, कैसे और क्या शामिल किया गया था, क्या इसका नाम है, वो सारी बातें करेंगे। कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, सारी बात करेंगे। देखो मैं बात करूं इंडिया में, तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अधिकारों की बात की थी, और वो एक पत्रिका चलाते थे, स्वराज पत्रिका। उस स्वराज पत्रिका में ही उन्होंने एक बिल लेके आए, स्वराज विधेयक। उसी के माध्यम से तो उन्होंने संविधान की बात की थी, संविधान की मांग की थी, और उसी के माध्यम से अधिकारों की मांग करते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक करता है इनकी मांग। फिर उसके बाद में हम बात करें तो 1925 में श्रीमती एनी बिसेंट ने भी बात की थी।
एनी बेसेंट ने भी हमारे अधिकारों के लिए लिखा था, उन्होंने भी एक बिल लेके आई थी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से उन्होंने भी मूल अधिकारों की बात की, उन्होंने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। फिर इसके बाद में मैं बात करूं 1927-28 में मोतीलाल जी नेहरू, इन्होंने भी मांग की और इन्होंने मांग करते हुए एक रिपोर्ट लिखी थी, नेहरू रिपोर्ट, जिन्होंने मांग की, जो हम बात कर चुके हैं, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ नेहरू रिपोर्ट के बारे में, बढ़िया डिटेल से मैं बता चुका हूँ। नेहरू रिपोर्ट में कितने सदस्य थे, कब इसको ब्रिटेन की संसद में रखा गया, क्या इसका नाम है, जिसे ब्लूप्रिंट या नीलपत्र भी कहा जाता है, जो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो 1927-28 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। जो नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को ब्रिटेन की संसद में रखी भी गई थी, और नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नीलपत्र कहा जाता है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं पढ़ी वो दोबारा यहाँ भी सुन लें। फिर मैं आगे बात करूँ, इसके अलावा 1931 में 30-31 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने भी इसकी मांग की थी, मौलिक अधिकारों की। उसके अलावा 1931 में ही मैं बात करूं, जब आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भी इनकी मांग की थी, और इन सब की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। 1935 के 12 शासन अधिनियम तक इनकी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जब इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया था तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू, तेज भी दे रखा है कई जगह, तेग भी दे रखा है, तेज बहादुर सप्रू, इस तेज बहादुर सप्रू समिति ने कहा था कि हम इन अधिकारों को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो रखेंगे हम मूल अधिकार, और एक रखेंगे हम नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऐसे अधिकार जो बिल्कुल जरूरी हैं, जो विधि योग्य हैं, वाद योग्य हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे संस्थाओं में जाया जा सकता है, और जो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि हम इन अधिकारों को 2 भागों में बांटेंगे। कुछ अधिकार ऐसे जो जरूरी हैं, वाद योग्य हैं, उनको मौलिक अधिकार, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्य को सरकार चलाने के लिए सलाह दे, उनको रखेंगे हम नीति निर्देशक तत्वों में। तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने कहा, और फिर उसके बाद में आपको पता ही है, उसके बाद में इन मौलिक अधिकारों को लेकर एक समिति बनाई गई सरदार पटेल के अध्यक्षता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ कराची अधिवेशन में भी अध्यक्ष वही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष भी कौन थे, पटेल साहब। तो ये आपका हमने बात की, जो भारत ने मांग की, इसकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, और ज़्यादा समझना है, अच्छे से अच्छा ज्ञान लेना है। जरूरी नहीं कि अच्छी कोचिंगों में अच्छा ज्ञान मिलता हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। कईयों की मतलब कईयों का कॉन्सेप्ट ये होती है सोच ऐसा कि भाई बड़े चैनलों पे बढ़िया क्लासें मिलती हैं। अगर पॉलिटी मेरे साथ पढ़ी तो गारंटी की बात है आपकी किसी भी एग्जामों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप एक गाइड जरूर रखना जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। बिना गाइड की कोई तैयारी नहीं होती।
तो आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप एक गाइड रखें, क्योंकि गाइड से आपको टॉपिकों का पता होता है, आपके सिलेबस का पता होता है, और उस सिलेबस में उस गाइड में से आप जो मैं पढ़ाऊँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उस टॉपिक को देखें, अपने खुद के हाथ से नोट्स बनाएं। और जरूरी नहीं है कि लाल काला पीला नीला दौड़ा सारा पेन लगाएं, बैंड को कोई जरूरी भी नहीं है। अपने हिसाब से कैसे भी रफ कॉपी में लिखो, और पढ़ना अपने को है, किसी दूसरे को थोड़ी देना है। कई करते हैं, सब बनाते हैं डंका, कोई जरूरी नहीं है। अब तो अपने हिसाब से बनाओ, कैसे भी बनाओ। तो एक गाइड ज़रूर रखना, और साथ में मेरे साथ ये टॉपिक पढ़ते रहना। जैसे मैं पढ़ाऊँ उसके बाद में आप 2-4 लाइन छोड़ देना, जो मेरे साथ टॉपिक बना रहे हूँ, जो आप मेरे साथ पढ़ते हुए जो क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं उनके लिए आप 4-5 लाइन हर टॉपिक के पीछे छोड़ना। जैसे आप कोई गाइड पढ़ो उसमें, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं है, मैं ये वो दूँ भाई मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा नहीं है। तो कोई चीज़ अगर छूट भी जाए, कोई क्वेश्चन दिमाग में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, तो उस चीज़ को दोबारा वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करें हमारे कौन कौन से अधिकार है, उन सब अधिकारों की हम बात करें तो आगे देखते हैं। हम इस भाग 3 की हम बात करते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल लेते हैं, फिर बात करेंगे अनुच्छेदों की। देखो, इस भाग 3 कह दो या मौलिक अधिकार कह दो, इन मौलिक अधिकारों को कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है इन्हें? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा, यानी महान अधिपत्र? और ये जो भाग 3 है, या जो ये हमारा मूल अधिकार है, ये भी हमारे लिए अधिकार है। ये हमारे भारत देश संविधान ने भारत के नागरिकों को दिया है, इसलिए ये हमारे लिए महान अधिकार पत्र है, इसलिए इन्हें कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इसे भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भाग 3 कह दो चाहे मूल अधिकार कह दो, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई जगह नाम और भी दे रखा है इन्हें, संविधान की आधारशिला या आधार स्तंभ भी कहा जाता है। कि ये भारत के संविधान की आधारशिला है। हमारा जो संविधान है ये इनके ऊपर टिका हुआ है। अगर मौलिक अधिकार ही नहीं होंगे तो इस भारत देश के जो नागरिक हैं, जो हमारी ये भारत देश की जो जनता है, ये इस संविधान को मानेगी क्यों? अरे मैंने अधिकार बताए थे ना आपको। अधिकार क्या होते हैं? कि आपने किसी को कुछ दिया और उसके बदले कुछ लिया, वही तो अधिकार है। अरे हमने इनको शासन दिया, इस संविधान को सब कुछ माना। वो संविधान अगर हमारे को कुछ नहीं देगा तो क्यों मानेंगे हम इसको? इसलिए इसे आधारशिला माना कि इनके ऊपर तो संविधान टिका हुआ है। आधार स्तंभ माना कि इस स्तंभ के ऊपर तो हमारा संविधान टिका हुआ है, बेस है ये। आधार का मतलब होता है बेस। मैं बात करूं मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। नाम ब्रिटेन के संविधान का दिया क्योंकि ब्रिटेन के संविधानों में भी अधिकार दिए थे उनको, मैग्ना कार्टा का। ये भी भारत के संविधान में अधिकार दिए गए, इसलिए इन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन ने लिखित में दस्तावेज दिए, वहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है, केवल उन्होंने तो दस्तावेज दिए थे अधिकारों को। जबकि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया था, इसलिए हम मानते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। मूल संविधान में इनकी संख्या
मूल संविधान उस संविधान को कहते हैं जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7। मूल संविधान में 7 अधिकार थे। वर्तमान संविधान की मैं बात करूं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अधिकार नहीं, 6 मूल अधिकार। अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में 6 हैं। बहुत से स्टूडेंटों को मैंने ऑफलाइन में कई बार देखा है, कई कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, अधिकार 4 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 मूल 6 है, मूल अधिकार है वो। अब एक जो कम हुआ, वो कम कब हुआ? तो ये जो एक कम हुआ, ये कम हुआ 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। हमने एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकारों से हटा के अब दे दिया गया उसे कानूनी यानी विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। वैसे विधिक से ही माना जाएगा। ये एक बार प्रश्न पूछा गया है ये कि संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि संपत्ति का अधिकार है, अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार ऐसे था, तो विधिक अधिकार है, कानूनी भी है पर विधिक अधिकार से ही माना गया था उसमें। यह जो संपत्ति का अधिकार था पहले, ये पहले कहाँ था? तो ये पहले अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में था। पहले कहाँ था ये? अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में था। अब जो ये विधिक अधिकार दिया, तो अब इसको डाल दिया गया है अनुच्छेद 300 K में। अब कहाँ डाल दिया है दोस्तों? अनुच्छेद 300 K में। और जो राजस्थान पुलिस SI का जो पिछला पेपर लगा था, उसमें पूछा भी गया था कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देने से पहले कहाँ शामिल था या कौन से अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 दोनों में था। अनुच्छेद 31 ऑप्शन में नहीं था, केवल अनुच्छेद 19 ऑप्शन में था। तो कईयों ने वो प्रश्न छोड़ दिया कि उन्होंने सोचा कि अनुच्छेद 31 नहीं है, ये गलत है, इसको अपने को बोनस मिलेगा, लेकिन उसमें अनुच्छेद 19 दे रखा था, इसलिए अनुच्छेद 19 भी सही है। अनुच्छेद 19 का भी एक भाग है F नंबर, यानी जो 6 नंबर का वहाँ पे भी जो भाग था अनुच्छेद 19 का खुद का, वहाँ पे भी संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में दर्ज था, लेकिन अब कौन सा अधिकार है? वो विधिक अधिकार है। तो वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6। देखो, मौलिक अधिकार की मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकार व्यक्ति और सरकार सत्ता के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। हमारे ऊपर जो सरकार शासन कर रही है और हमारे को जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, उनके बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो मौलिक अधिकार स्थापित करवाते हैं। इसलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले में, फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। छोटी सी हम उसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद में अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपका पढ़ाई में मन कम लगता है। मिटा दूँ? चलो भाई, तो अब बात करते हैं 6 अधिकार कौन कौन से हैं, क्योंकि अगली क्लास में हम डायरेक्ट सीधे पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से ही। तो आपके 6 अधिकार हैं, उनको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका पहला अधिकार है समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
और पांचवा आपका अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठा आपका अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये आपके आता है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। यह आता है आपके अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। यह आता आपके अनुच्छेद 23 और 24। ये अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। यह अनुच्छेद 29 और 30 और यह है अनुच्छेद 32। 31 क्यों नहीं है वो आपको मैं बता चुका हूँ। 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हम कानूनी विधिक अधिकार का दर्जा दे चुके हैं 300 क में। अब आपको याद कैसे करना है वो देखो, कैसे आपको क्रम से याद रहे। जैसे मैं बोलूं आज से हम सभी समान हैं, आज से हम सभी समान हैं, आप स्वतंत्र हो। मैंने बोल दिया क्या कि आज से हम सभी समान हैं, आप स्वतंत्र हो। मैं भी आपके बराबर का हूँ, सम्मान हूँ। तो पहला अधिकार समानता का अधिकार। मैंने कहा आप सभी स्वतंत्र हो, तो दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। जब मैंने ये कहा कि आज से हम सभी समान हैं, आप स्वतंत्र हो, तो फिर आप क्या करोगे? शोषण करोगे। अरे गुरुजी आज थारी बराबर होगा तो क्या करोला? शोषण। तो आप शोषण करोगे। जब आप शोषण करोगे तो लोग क्या कहेंगे आपको देखकर कि यार इनका तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, कि गुरुजी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, कि अब गुरुजी बराबर होगा तो शोषण करो। तो आपका शोषण करोगे तो लोग क्या कहेंगे? इनका तो धर्म ही क्या है? भ्रष्ट है। फिर ये बात अगर मेरे पास आएगी तो फिर मैं सोचूंगा यार अपने स्टूडेंटों के बारे में ये कहा जा रहा है, तो मैं आपको शिक्षा दूंगा संस्कृति की। शिक्षा दूंगा किसकी? संस्कृति की। कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, गुरुजी उनका सम्मान करना चाहिए। वो नहीं कहता, ये सुना है क्या वो बात लाइन कि अगर कोई पत्थर हथौड़ी और छेने की मार से घबराएगा तो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। अगर कोई खेत हल चलाने से दुखी है तो वो अनाज पैदा नहीं करके दे सकता। वैसे ही अगर आप भी आप माँ बाप या गुरुजनों की डांट से अगर आप परेशान हैं, अच्छे नहीं लगते, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। जब मैं आपको शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से क्या दूंगा? आपको शिक्षा दूंगा संस्कृति की, फिर उसके माध्यम से आपका क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। आज से हम सभी समान, समानता का अधिकार। हम सभी समान, आप स्वतंत्र हो तो स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आप उसका गलत फायदा उठाओगे यानी शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर लोग क्या कहेंगे? धर्म भ्रष्ट हो गया तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपको मैं शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा। तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आपकी संख्या मेरे को मोटिवेट करेगी और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। अगर क्लास आपको ऐसा लगे कि कुछ ज़्यादा चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना। पढ़ने में क्या जाता है तुम्हारा, आगे किसी और अन्य एग्जामों में काम आएगा, कहीं पे भी आपको काम तो आएगा। और अधिकारों की जानकारी होना ज़रूरी है। फिर भी समझ में कम आया हो तो क्लास को एक बार दोबारा से और देखें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।